बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉम्प्लेक्स सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसमें हम प्राइमरीली एग्जाम्पल 11.2 को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल 11.12 को पढ़ते हैं। अ लोड Z draws 12 kVA at a power factor of 0.856 lagging from a 120 वोल्ट RMS साइनसॉइडल सोर्स। तो इसको अगर हम ये डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह का सीन है कि ये एक लोड है, ये सोर्स है, सोर्स की पावर है, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स जो है वो है 12 kVA और इनपुट वोल्टेज है 120 वोल्ट RMS। अब यहाँ पता क्या करना है हमने, कैलकुलेट द एवरेज पावर एंड रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड टू द लोड। उसके बाद फिर हमने पीक करंट पता करना है और लोड इम्पीडेंस पता करना है। तो पहले पार्ट पे हम आ जाते हैं कि एवरेज एंड रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड टू दी लोड, ये हम पता कर लेते हैं। इस फिगर को आपने जहन में रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स पावर और अपरेंट पावर इस एक्सिस पे है, यानी हाइपोटेनस साइड पे है। ये जो है हमारा रियल पावर है जिसको आप एवरेज पावर भी कहा जाता है, और ये इमेजिनरी पावर है, ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है हमारा, और ये 12 kVA है तो ये अपरेंट पावर होगा, लेकिन इसके साथ जब हम एंगल को लगा लेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा। सो 12 kVA या 12,000, और उसके साथ हम अभी कह रहे हैं कि इसका एंगल थीटा है, वो थीटा कितना है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे पावर फैक्टर से। तो ये देखिए पावर फैक्टर हमें पता है कॉस थीटा होता है जो कि 0.856 है। तो थीटा इज कॉस इनवर्स 0.856 जो कि 31.13 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया, जो थीटा है ये 31.13 डिग्री। अच्छा, अब हमने ये एंगल लिख लिया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पावर आ गया। अब जो कॉम्प्लेक्स पावर के एक्चुअली एडवांटेज यही है कि जब आप कॉम्प्लेक्स पावर एक दफ़ा निकाल लेते हैं तो उससे रियल और रिएक्टिव पावर इंस्टेंटली आप निकाल सकते हैं। इसको अगर आप ये पोलर फॉर्म में, इसको आप विद द कैलकुलेटर कन्वर्ट कर लें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये वही कह रहा है कि बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने एवरेज लिखा है, इससे पहले रियल पावर कहते थे। बहरहाल ये दोनों सेम है। अच्छा, अब ये जैसे मैंने बताया कि हमें इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स पावर एस इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो P प्लस जे यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में आप जाएं और डायरेक्ट इसको पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल पार्ट है, और जो जे के साथ है वो इमेजिनरी या रिएक्टिव पार्ट है। सो रियल पार्ट और रिएक्टिव पार्ट। और रियल पार्ट क्या होता है, जैसे हमने बताया कि रियल पार्ट जो है वो ये एवरेज पावर या रियल पावर है, और ये रिएक्टिव पावर है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के दोनों पार्ट जो है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रियल पावर P इज़ ये वाला हिस्सा, इसको आप चाहें तो किलोवाट में कर लें। इसी तरह रिएक्टिव पावर Q जो सेकंड पार्ट है इन VA है, इसको भी आप KVA में लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर A जो है वो सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम, हाँ, एक और भी तरीका जो कि बुक में इसको फॉलो किया, मैं इसके हक में नहीं हूँ, बहरहाल ये एक तरीका है। ये जो रियल एक्सिस है ये एक्चुअली होता है कॉस ऑफ दी मैग्नीट्यूड, यानी S कॉस थीटा, और S जो अपरेंट पावर S यानी ये बगैर एंगल के, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स S, लेकिन अपरेंट पावर में हम एंगल को ख़त्म कर देते हैं तो ये अपरेंट पावर होता है। और ये बात हम बहुत कन्फ्यूजन है, जब आप लिखते हैं तो आप कैसे इसको बोल्ड करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो इसका आसान तरीका यही है कि कॉम्प्लेक्स पावर के लिए S के ऊपर आप बार लगा देते हैं, तो वो हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स पावर है, और S बगैर बार के जो है वो अपरेंट पावर है। तो बहरहाल इसको निकालने का, P को या रियल पावर निकालने का तरीका ये है कि S कॉस थीटा, S 12,000 हो गया, और कॉस ऑफ थीटा हमें पता है 31, तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला है।
एंड सिमिलरली क्यू के लिए आप एस साइन थीटा कर लें तो वहाँ पे भी यही आंसर आएगा। ओके, तो पार्ट बी में सवाल है टू फाइंड पीक करंट। और अगर आपको याद हो कि पीक करंट और आरएमएस करंट में ये रिलेशन है कि पीक को अगर आप डिवाइड कर देंगे बाय √2 तो हमें आई आरएमएस करंट मिल जाएगी यहाँ से। और इसी से अगर हम इसको उधर लेके चले जाएं तो आई पीक हमें हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें आरएमएस पता हो तो √2 से आरएमएस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी यहाँ पहला सवाल ये था कि आरएमएस कैसे हम निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आई आरएमएस। उसके लिए हमें ये जो फार्मूलाज हैं इसको देखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ से आरएमएस हमें पता है, ये आसानी से निकल आएगा, वैसे तो यहाँ से भी निकल आएगा लेकिन ये ज़्यादा आसान है। हमें ये पता है, एस पता है और हमें वी पता है, तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम आई आर एम एस कॉन्जुगेट के लिए हम एस इसको डिवाइड कर देंगे वी आर एम एस से। एस या कॉम्प्लेक्स पावर ये हमने मालूम कर लिया था पिछली स्लाइड में और ये क्वेश्चन में गिवन है 120। तो ये डिवाइड कर दिया तो आई आर एम एस कॉन्जुगेट ही आया। हमें आई आर एम एस चाहिए और आपको पता है कि आर एम एस और कॉन्जुगेट में सिर्फ एंगल का फ़र्क है। तो आई आर एम एस के लिए यहाँ पे माइनस साइन, इसके साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस कर दिया, तो ये आई आर एम एस निकल आया। अब आई आर एम एस निकल आया तो यहाँ से हम आसानी से आई पीक या आई एम, आई मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो आई मैक्सिमम √2 आई आर एम एस, तो ये आ गया हमारा आई मैक्सिमम या आई पीक 141.4 एम्पीयर। अब तीसरा हिस्सा क्वेश्चन का जो है कि लोड इम्पीडेंस आपने पता करना है। तो हमें ये फार्मूला आसानी से हमें याद रहना चाहिए। हमें पता है Z V/I होता है, तो VRMS भी हमें पता है और IRMS पता है, तो दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। VRMS की वैल्यू ये है, IRMS हमने अभी निकाला, ये इसी में जो एंगल हमने डाल दिया था तो ये आ गया, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो ये हमारा Z आ गया लोड इम्पीडेंस। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि इम्पीडेंस किस टाइप की इम्पीडेंस है, ये इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, क्या है, उसको भी पता करना बेहतर है कि आप उसको लिखें ताकि फुल मार्क्स आपके पास आए। अब हमने इससे पिछले वीडियो में एक कहा था कि आप अगर करंट को फॉलो करें, फॉलो द करंट, पावर फैक्टर के केस में हमने कहा था कि फॉलो द करंट। और दूसरी चीज़ ये एक आमतौर पर लोग इसको याद करने के लिए यूज़ करते हैं सिविल। सिविल का मतलब वो हुआ C से कैपेसिटर, I से करंट, करंट जो कि V से पहले है तो लीड्स कहेंगे, तो कैपेसिटर इन कैपेसिटर I लीड्स V, और फिर इसी चीज़ को नीचे VIL लिख लेंगे, तो वोल्टेज लीड्स I इन L यानी इंडक्टर। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है कि I के साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब I इज़ लैगिंग, दैट मीन्स वोल्टेज इज़ लीडिंग, और वोल्टेज लीड्स इन इंडक्टर। तो यहाँ से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि दिस इज़ इंडक्टिव इम्पीडेंस। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस पर। अब आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। साइनोसाइडल सोर्स सप्लाइज 100 kVAR रिएक्टिव पावर। ये ध्यान में रहे कि रिएक्टिव पावर है और ये हमारा लोड है, और हमने ये तीन चीज़ें यहाँ से मालूम करनी है। तो सवाल को हम डायग्राम से समझते हैं। ये सोर्स हो गया, ये लोड है, लोड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। एक और चीज़ क्या गिवन है, 100 kVAR रिएक्टिव पावर। तो हम ये पावर ट्रायंगल से देख लेते हैं। ये देखिए, ये रिएक्टिव पावर है, ये रियल पावर है, कॉम्प्लेक्स पावर है और एपरेंट पावर है। तो ये चीज़ गिवन है, यानी S sin थीटा इज़ 100 kVAR, ये गिवन है, तो ये जहन में रहे। अब मालूम क्या करना है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर पता करने के लिए हमें एक और डायग्राम का सहारा लेना होगा, जो कि ये बिटवीन इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल कहेंगे, R और X, और ये Z है और इसका एंगल थीटा है,
और पावर ट्रायंगल, ये रियल पावर, रिएक्टिव पावर और ये कॉम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर भी यहीं पे है, तो इसके दरमियान एंगल ये भी थीटा है, तो ये दोनों थीटा बराबर है। अब यहाँ पे जो z का एंगल है वही हमारा पावर ट्रायंगल का भी एंगल होगा, तो ये चीज़ हमने जहन में रखना है और इसी को हमने यूज़ करना है। तो पावर फैक्टर आपको पता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जो है वो -75 यहाँ से आ गया, तो ये आ गया 0.258। अब यहाँ पे भी पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए। तो इसको कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हमें ये तो पता है कि पावर फैक्टर फॉलोज द करंट, तो अब करंट और इसमें क्या रिलेशन है तो वो हम देख लेते हैं। देखिए जो एंगल होता है ये थीटा वी माइनस थीटा आई, यानी वोल्टेज और करंट के जो फ़र्क है वो है। तो अब यहाँ ये अगर -75 है तो यहाँ से एक नतीजा हम ये निकाल सकते हैं कि थीटा आई इज़ ग्रेटर देन थीटा वी, तभी ये माइनस आएगा। थीटा आई इज़ ग्रेटर देन थीटा वी, इसका मतलब हुआ कि करंट इज़ लीडिंग। तो अगर करंट इज़ लीडिंग देन पावर फैक्टर इज़ आल्सो लीडिंग, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको। और ये भी आप चाहें तो ये भी इसको जहन में रख लें, व्हेन आई लीड्स वी देन द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। एनीवे हम यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग है इस रिलेशन से देख के। ओके, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे, अपरेंट पावर डिलीवर्ड टू द लोड। अभी अपरेंट पावर, ये पावर अपरेंट है, यानी कॉम्प्लेक्स के अगर एंगल्स को आप ख़त्म कर देंगे तो अपरेंट पावर होगा, यानी स्मॉल एस, ये जो स्मॉल एस है इसको मालूम करना है। तो हम यहीं से उसको निकाल सकते हैं, हमें थीटा पता है तो एस हमने निकालना है। एस साइन थीटा इज इक्वल टू 100 kVA, तो एस यानी अपरेंट पावर 100 kVAR डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया 103.53 kVA। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, आरएमएस। ओके, अब पार्ट सी में हमें आरएमएस वोल्टेज पता करना है। हमें इस फार्मूले को अगर देखेंगे तो ये देखिए ये आरएमएस वाला रिलेशन है और ये है, हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें एंगल वगैरह नहीं है। तो यहाँ से हम आरएमएस वोल्टेज पता करने की कोशिश करेंगे। और क्या तरीका होगा वो देखिए, यहाँ पे एक और रिलेशन इसी से डिराइव हम कर सकते हैं कि I² R हमें पता है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे I² Z, और V/RMS² ओवर Z मैग्नीट्यूड भी हम लिख लेंगे। यहाँ से I मैग्नीट्यूड को हमने क्या किया कि V/Z मैग्नीट्यूड कर लिया, तो ये आ गया। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें Z पता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हमने क्या किया, दो मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों के, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया और इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ये S मैग्नीट्यूड यानी कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, और Z मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो ये इसका जो एंगल पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ हमने उसके मैग्नीट्यूड को लेना है। तो यहाँ से V² RMS इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर सिंपल V/RMS जो है अंडर रूट आ जाएगा। अब S और Z हमें दोनों पता है, हमने ये निकाला था अभी अपरेंट पावर ये वाला, और ये हमारा एंगल है, सॉरी ये इम्पीडेंस है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये Z मैग्नीट्यूड, और इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया इसकी वैल्यू, और इसको हम केवी में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो 5.087 किलो वोल्ट जो है वो आरएमएस वोल्टेज है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।